गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या और गाइज आज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूं, दैट इज हाउ टू मेक नोट्स। यानी नोट्स बनाते वक्त आप लोगों को क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, आज के वीडियो में हम उसकी बात करने वाले हैं। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। जब मैंने अपनी नीट के प्रेपरेशन के लिए क्लास 11th में एक इंदौर का कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो जाते ही सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई वो ये थी कि मैं लिख ही नहीं पा रहा था। मतलब जैसे जो टीचर पढ़ा रहे थे और जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा, तो जब मैंने आसपास देखा तो कुछ कुछ बच्चे जब सर बोर्ड पर लिख रहे थे वो उनके साथ साथ लिख रहे थे। अब उस समय मेरा ये होता था कि जो सर पढ़ा रहे हैं, जो सर बोल रहे हैं, मैं उस पर फोकस करूं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करूं, देन बाद में वो टाइम देंगे लिखने का जैसा स्कूल्स में होता है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन्होंने जो बोर्ड पर एक्सप्लेन करा और बाकी बच्चों ने वो सारा बोर्ड पर से उतार लिया। देन उन्होंने 3-4 डेफिनेशंस बताई, वो मैंने डेफिनेशन लिखी। मैं बोर्ड पर से उतारने जाऊँ इतने में वो रब कर दें। तो होता क्या है गाइस, जब आप लोग क्लास 9-10th पढ़कर जब आप 11th-12th में आते हो, जब आप बोर्ड लेवल पर प्रेपरेशन करते हो या नीट जेई लेवल पे प्रेपरेशन करते हो, तो आप लोगों को सबसे पहले जो चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी वो है आपकी राइटिंग स्पीड। आप लोगों को राइटिंग स्पीड पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग लिखने में स्लो हो गए तो मैं बता रहा हूं आपके नोट्स हमेशा इनकम्प्लीट रहेंगे। और ये बात बहुत सारे बच्चों के साथ एप्लीकेबल होती है। तो गाइस क्या करना, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो 1-2 महीने में परेशान रहा, क्या करूं। फिर मैं किसी से नोट्स लेकर कंप्लीट करता था। अब सोचो वो नोट्स कंप्लीट करने में कितना पेन होगा, जिसमें आपने आधा लिखा हुआ है, आधा छूटा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, आधा छूटा हुआ है। तो मैं लाइन बाय लाइन मैच करता था, तो मेरे घंटों उसमें वेस्ट हो जाते थे। तो मैं प्रेपरेशन कब करूं, मैं पढ़ाई कब करूं। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अगर मुझे मेरी राइटिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने वर्ड के शॉर्ट फॉर्म बनाने चालू करे। तो यहां पर आपके सामने जो की पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन की पॉइंट्स में जो पॉइंट नंबर 6 है, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट नंबर 1 मानूंगा जिनकी राइटिंग स्पीड स्लो है। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, अगर आपको आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को शॉर्टकट्स बनाने पड़ेंगे। कुछ शॉर्टकट्स जो मैं यूज करता हूं, आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स में भी देखा होगा। मैं बिकॉज को B-C लिखता हूं, मैं बिकम को B-M लिखता हूं, मैं विथ को WT लिखता हूं, मैं एट को @ बना के लिख देता हूं, मैं डी हमेशा द के लिए यूज करता हूं, मैं वाई के लिए यूज करता हूं, मैं RSPCT रिस्पेक्ट के लिए यूज करता हूं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को फटाफट से अपने लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करने होंगे। देखो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज करूं, लेकिन गाइस क्लास 11th एंड क्लास 12th में आपके नोट्स कोई चेक नहीं करेगा। मैं बात कर रहा हूं उन नोट्स की जो आप आपके खुद के लिए बनाते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नोट्स जो आप स्कूल में जाके सबमिट करोगे, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। That is simply a formality। आप जो नोट्स बनाते हो, ये नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, ये नोट्स खुद के लिए बनाए जाते हैं। आज की तारीख में 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये नोट्स हमारे लिए किसी नोट से कम नहीं है। समझ में आ रही बात। इनफैक्ट पैसे यानी नोट से ज्यादा कीमती ये नोट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि यही नोट्स आप लोगों को आपके एग्जाम क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे, अपना अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स ये सोचकर मत बनाओ कि आप किसी और के लिए बना रहे हो, क्योंकि किसी और के लिए अगर आप काम करोगे तो आप उतने डेडिकेशन से नहीं कर पाओगे जितना हम कर सकते हैं। तो जो चीज हम खुद के लिए करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एक वो आ जाता है कि ये मेरा काम है तो मैं तो अच्छे से कर लूं। किसी और का काम अच्छे से नहीं करोगे। जैसे स्कूल में जब आपसे आपका मास्टर जब मांगते होगा ना नोट्स कि यार नोट सबमिट करना है, तब आप फॉर्मेलिटी करते हो, कैसे भी लिख के कुछ कुरा के आप सबमिट करते हो। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट फाइल्स में करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में करते हैं, हम कुछ तो भी राइटिंग में लिख के दे देते हैं और हमें वो पढ़ना भी नहीं होता, वो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे लिए वर्थ नहीं है। लेकिन बेटा ये नोट्स आपके लिए वर्थ है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी राइटिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, क्योंकि इस लेवल पर आकर आपको बहुत फास्ट लिखना है, तो आपको इस तरीके के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने अपने नोट्स बनाने चालू करे, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मतलब आप मान के चलिए लगभग 2-2.5 महीने में लेट मैंने ज्वाइन किया था। तो जो चैप्टर्स छूट गए थे, तो वो मैं किससे नोट्स लूं। तो मैं हमेशा क्या करता था, मैं नोट्स हमेशा क्लास की गर्ल्स से बोरो करता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ठरकी था मैं इसलिए बोरो करता था क्योंकि जब मैं अपने आसपास जिन बॉयज के साथ में बैठता था, मैं देखता था कि उनके नोट्स बड़े ही
जिसको बोलना चाहिए उटपटांग तरीके से लिखे हुए थे। लेकिन जब मैं वहीं किसी लड़की के नोट्स देखता था तो लड़की के नोट्स में मुझे दो खासियत बहुत अच्छी लगती थी। अब ये हो सकता है कि 90% केसेस में एप्लीकेबल होता हो, और वो दो खासियत थी उनकी हैंडराइटिंग और उनके नोट्स टाइडी और क्लीन तरीके से लिखे हुए होते थे। देखो, इंसान को हर चीज एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में और साफ सुथरे तरीके से और अच्छी तरीके से चाहिए होती है। अगर आप कोई यूट्यूब पर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेक्निकल गुरुजी का फॉर एग्जांपल में लेता हूं, अगर आपने उनका वीडियो देखा होगा तो उनके वीडियो में पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो बड़ा सूदिंग लगता है। अब जो भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं वो अपने बैकग्राउंड पर बहुत ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान टेक्निकल गुरुजी की बात तो सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन बैकग्राउंड उसको बहुत अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये हमारी मेंटल थिंकिंग है, ये हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है कि हमें साफ सुथरी और अच्छी चीजें जो हमें अट्रैक्ट करे वो चाहिए। और यूजुअली ये देखा जाता है कि लड़कियों की हैंडराइटिंग और टाइडीनेस उनके अंदर बहुत होती है। मैं एक एक्सेप्शनल केस हूं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो क्या होता है, ये मैंने इंप्रूव करा है। आप पूछते हो ना सर आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी कैसे, तो बच्चों ये इंप्रूव करनी पड़ती है, दिन पर इस पर मेहनत करनी होती है, और जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। तो मैं हमेशा उनके नोट्स बोरो करता था। तो यहां पर मैंने एक और की पॉइंट निकाला है कि अगर आप खुद के नोट्स खुद से बना रहे हो तो आपको आपकी हैंडराइटिंग पर फोकस करना है। अब हैंडराइटिंग एक ऐसी चीज तो है नहीं कि जो आज के आज में आप 10 दिन में इंप्रूव कर लोगे। तो ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन आप टाइडी और क्लीननेस का ध्यान तो रख सकते हो। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आप दो वर्ड्स के बीच में काफी गैप रखो। आप एक एक वर्ड को अलग अलग लो, जैसे मैंने ऐसा लिखा है TIDY, मैंने हर अल्फाबेट को अलग लिखा है। तो जब आप अल्फाबेट को अलग अलग लिखना स्टार्ट करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली आपको साफ और सुंदर दिखने लगेगी। साफ हैंडराइटिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब एक बात देखो, अगर आप किसी की गुचुड़ मुचुड़, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है गंदी राइटिंग में, आप उसको पढ़ भी नहीं सकते, तो आपकी उसको देखने की इच्छा भी नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर एक चीज बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखी तो आपकी बाद में उसको पढ़ने की इच्छा होगी। तो सुंदर हैंडराइटिंग और टाइडी एंड क्लीनलीनेस जो आपके नोट्स में होगी वो आज तो आप लिख लोगे, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठोगे, जब आप उसको एग्जाम टाइम पे पढ़ने बैठोगे, तो अगर आपको वहां पर कुछ चीज समझ में नहीं आई या अगर हैंडराइटिंग गंदी दिखी तो आप अपने खुद के नोट्स बंद कर दोगे और फिर आप किसी रिफ्रेशर पर, किसी रेफरेंस बुक पर या किसी और बुक पर जाकर आप फोकस करने लगोगे, जो कि गलत हो जाएगा। फिर आप अपने ट्रैक से डिविएट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपने क्लास में पढ़ा वो तो आपके नोट्स में है, वो बुक में थोड़ी है। तो आपको आपकी हैंडराइटिंग, और अगर हैंडराइटिंग नहीं अच्छी इंप्रूव कर सकते हो, कम से कम उसको टाइडी और क्लीन तरीके से लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स का काम क्या होता है? नोट्स का काम होता है जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जब आपको कोई चीज टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसे नोट करें। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम आएगा तो आप उससे पढ़ सके, वो आपके लिए रेफरेंस मटेरियल का काम करता है। तो रेफरेंस मटेरियल जितना अच्छा होगा उतना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं गाइस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या इस पॉइंट को स्टार बना के लिख लो। तो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप एक ही पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने हेडिंग भी उस पेन से डाली, आपने डेफिनेशन भी उससे लिखी, आपने डेरिवेशन भी उससे लिखा, आपने फॉर्मूला भी उससे लिखा, तो अब आप जब पढ़ाई करने बैठोगे, जब आप पढ़ने बैठोगे, तब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? तब आपको ये लगेगा कि यार फॉर एग्जांपल अगर ये टॉपिक मॉलिक्यूलैरिटी है, एक टॉपिक ले लिया, तो उस टॉपिक की हेडिंग भी आपने वो कलर से लिखी, आपने डेफिनेशन भी वो कलर से लिखी, आपने एग्जाम्पल भी उससे लिखा, आपने उसका फॉर्मूला भी उससे लिखा। तब आपको क्या लगेगा कि यार ये पूरा का पूरा टॉपिक एक जैसे कलर में लिखा है, तो क्या मुझे पूरा पढ़ना है? फिर आप बाद में सेकंड टॉपिक खोलोगे, वो भी सेम पेन से लिखा हुआ है, उसके बाद वाला भी सेम इंक से लिखा हुआ है, तो आपको ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि कौन से टॉपिक की कितनी यूटिलिटी है। जब हम पढ़ा रहे थे तब तो मैं बोलूंगा गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके टीचर बोलेंगे गाइस ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने एक ही पेन से लिख लिया। तो आपको क्या करना है? आपको मल्टी कलर पेन यूज करना है। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मुझे हमेशा, जो मेरी पहली बायोलॉजी की क्लास जो मैंने अटेंड की थी, तब मेरे सर ने मेरे हाथ में एक पेन देखा था और उन्होंने कहा था कि बेटा कल से अगर तू एक पेन लेकर आए तो मेरी क्लास में मत बैठना, एटलीस्ट 4 कलर के पेन तेरे पास होना चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन और एक और कोई साहब, जैसे ब्लू वगैरह ले सकते हो, ग्रीन, रेड, येलो, जो भी आपको, ऑरेंज, जो भी, आजकल तो बहुत सारे कलर के पेन आने लग गए। तो मेरे पास में हमेशा 4 कलर के पेन होते थे। मैं हमेशा क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, मैं ब्लैक से थ्योरी लिखता था। ये थोड़ा उल्टा था, मैं ब्लू कलर से हेडिंग डालता था, जैसा आप अभी भी देख रहे हो, मैंने ब्लू कलर से हेडिंग डाली है। मैं ब्लैक कलर से लिखता था, मैं रेड कलर से उन चीजों को लिखता था जो हाईली इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं।
मैं हमेशा रेड पेन से उसको लिखता था, और जो ग्रीन कलर का पेन होता था, ग्रीन कलर के पेन से मैं हमेशा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता था, मैं उसको लिखता था। तो आपको भी क्या करना है, आप मल्टी कलर पेन का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि 4 अलग अलग पेन लेकर चलो, एक ही पेन आता है मार्केट में जिसमें 4 रिफिल रखी होती है, आप इधर से प्रेस करो ब्लू आ जाएगा, प्रेस करो ब्लैक आ जाएगा। तो यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड तो वैसे भी बढ़ी गई है, तो आप मल्टी कलर पेन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले दिन ही 4 पेन ले आओ, पहले 2 पेन लेकर आओ, ब्लैक एंड ब्लू उससे शुरू करो, फिर एक दिन धीरे से रेड और ऐड कर लो अपने कलेक्शन में, फिर एक दिन ग्रीन और ऐड कर लो अपने कलेक्शन में। आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली मेंटेन होती जाएगी, धीरे धीरे आपके नोट्स बहुत ज्यादा सुंदर होते जाएंगे। फिर आपको पता है, खुद से अंदर से फीलिंग आएगी कि अरे यार मेरे नोट्स इतने प्यारे, मैं इनको पढ़ूं। क्योंकि मेहनत करिए ना, जब इंसान जिस चीज में मेहनत करता है उसे वो बार बार देखना पसंद करता है। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर जो अपना ग्रेविटी सर्कल है उस पर अगर 86,000 सब्सक्राइबर्स है, तो पता है आपको, मैं उसका एनालिटिक्स मैं दिन में 5 बार 6 बार चेक करता हूं। मैं आपके कमेंट्स दिन में 10-10 15-15 बार चेक करता हूं, उन्हें हार्ट देता हूं, उन पे कमेंट करता हूं। क्यों? क्योंकि मेहनत का फल है यार। तो ये भी तो आपकी मेहनत ही है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतना फोर्स लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये फ्रूटफुल रहेगा, तो आपकी उसको देखने की इच्छा होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, यूज इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ सर, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? दिस इज हिंदी प्लस इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपको उसकी डेफिनेशन उन्होंने इंग्लिश में लिखवा दी, लेकिन क्या होता है जब वो पढ़ा रहे होते हैं तब कई बार वो कोई ऐसी चीजें होती है जिसको वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल कि 2 मॉलिक्यूल आकर ऐसे टकराए, तो इनके टकराने से जो फोर्स निकलेगा या इनके टकराने पर जो एनर्जी निकलेगी, तो ये जो मैं इंग्लिश बोलते बोलते जो हिंदी का इस्तेमाल करता हूं वो आपको लिखने हैं। क्या ये नोट्स कोई चेक करने वाला है? नहीं, ये नोट्स सिर्फ आपके लिए हैं, आपके पर्सनल यूज के लिए हैं। तो आप साथ में हिंदी लिखो। इनफैक्ट अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ के हैं, आप तमिल यूज करते हैं, आप तेलुगु यूज करते हैं, आप बंगाली यूज करते हैं, आप कोई और लैंग्वेज यूज करते हैं, आप गुजराती यूज करते हैं, तो आप आपकी लैंग्वेज में लिखो। आप इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लो और साइड में एक ब्रैकेट बना के छोटे में अपनी भाषा में लिख लो कि यार इसका मतलब ये होता है। क्योंकि क्या होता है, हमेशा हम लोग जब इंग्लिश में कोई चीज पढ़ते हैं तो इंग्लिश की लैंग्वेज कई बार डेफिनेशन बहुत टेडियस हो जाती है। यूनिट्स पर मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे बहुत सारी उटपटांग चीजें आ जाती हैं। तो आप अपनी भाषा में अगर उसको लिख लोगे तो आपके माइंड में वो एकदम से रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीज है। तो आप या तो इंग्लिश यूज करें, हिंदी के अलावा इंग्लिश के साथ आप हिंदी यूज करें, या आप अपनी कोई और लैंग्वेज भी यूज करें। नोट्स को जितना ईजी कर सको, नोट्स ऐसे बनाओ जो आपको वक्त आने पर समझ में आ सके। आपने उस समय क्लास में क्या चल रहा है वो पूरी की पूरी पिक्चर आपके माइंड में आ जाए, इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं। नोट्स हमें किसी को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखें कि आप ये चीज का इस्तेमाल करें। एंड लास्ट, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है तो आप उसके आगे स्टार बनाएं। ये मेरी टेक्निक है। जब मैं बोलता हूं गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आया, तुरंत स्टार बन जाना चाहिए। अगर कोई आप हेडिंग डाल रहे हो, जैसे आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं कोई हेडिंग डालता हूं तो मैं उसके आगे हैश लगा देता हूं, तो हेडिंग के लिए आप हैश यूज कर लीजिए। देन अगर कोई डेरिवेशन अपन ले रहे हो, डेरिवेशन में मैं बोलता हूं कि गाइस डेरिवेशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, तो उसके आगे डबल टिक बना लीजिए, या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो टिक बना लीजिए। और ये जो डब्बा है, ये डब्बा आप कब बनाएंगे? फॉर्मूलेस के ऊपर। किन फॉर्मूले के ऊपर? जिनके ऊपर बोला जाए कि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जेई में 2012 में क्वेश्चन आया था, जेई 2020 में क्वेश्चन आएगा, आने के चांसेस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पिछले 6 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर डब्बा बनाना है। ये डब्बा सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर नहीं है, डब्बा आप डेफिनेशन के ऊपर बना सकते हो, आप एग्जाम्पल के ऊपर बना सकते हो, आप किसी क्वेश्चन को डब्बे में बना के लिख सकते हो आपके नोट्स से। तो आपको स्पेशल सिंबल्स भी यूज करते आने चाहिए। अगर आप इतने की पॉइंट्स यूज करोगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जून चल रहा है, अभी अभी आप मार्च अप्रैल में क्लास 11th में आए हो या 12th में आए हो, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना आपको ये सारी प्रैक्टिस करने में लगेगा। लेकिन उसके बाद जो आपके नोट्स बनेंगे, आप देखना वो नोट्स की क्वालिटी निकल के आएगी, आपके पास भीड़ लगी रहेगी आपके नोट्स जेरोक्स या फोटोकॉपी कराने के लिए। और इस तरीके के नोट्स आप गारंटी मानो आपकी इच्छा होगी पढ़ने की। मेरे भी नोट्स आप लोगों ने ग्रेविटी ऐप पर देखे होंगे, कई सारे नोट्स मल्टी कलर्ड है। मल्टी कलर्ड बड़े ही ज्यादा पैलेटेबल होते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ देखते जाओ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनको निहारते जाओ। तो एक्चुअली ये हमारी मेंटेलिटी, और जब ऐसे नोट्स होंगे ना तो आपके माइंड में भी चीजें इजीली जाएगी, ये आपकी प्रेपरेशन करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो नोट्स हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। तो आई होप इतनी बात आप लोग यूज करोगे और बहुत अच्छे नोट्स बनाओगे।
और इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी है अगर अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, मेरे इस चैनल को मृत्युंजय पंड्या को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि इस पर हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर कौन कौन सी एग्जाम एंड कौन कौन से करियर ऑप्शंस आप ले सकते हो ये सारी बातें करेंगे। पढ़ाई के अलावा जो आपको एडिशनल मोटिवेशन एंड सपोर्ट चाहिए वो हम इस चैनल पे बात किया करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बताना कि आप लोग इतने पॉइंट्स में से आप लोग नोट्स बनाते वक्त कितने पॉइंट्स का ध्यान रखते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस।